गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कक्षा 6 का गणित पढ़ेंगे। जिसमें से हम अभ्यास 12.3 पढ़ रहे हैं। जिसमें से हम लोग अभ्यास 12.3 हम लोग पढ़ रहे हैं। जिसमें से 5 क्वेश्चन कल हमने आपको बता दिया था। 5 क्वेश्चन हमने आपको कल बता दिया था। कहा था कि छठवां लगाइएगा। हमने कहा था आपसे कि छठवां लगाइएगा, आ जाएगा। यदि नहीं लगाए होंगे आप लोग तो एक बार देख लीजिएगा, और जितने लोग लगाए होंगे उसे थोड़ा सा मिला लीजिएगा कि आपने सही लगाया है या नहीं। यदि लगा रहे थे नहीं आ रहा था तो ये भी देख लीजिए कि कहाँ नहीं आ रहा था और कहाँ गलत हो रहा था आपका। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 6 दिख रहा है सबको। प्रश्न नंबर 6 हम लिखने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा है कि दिए गए चित्र में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम चित्र बना रहे हैं। ये चित्र है आपका। इसी चित्र को देखकर आपको x और y का मान बताना है। ठीक है, हो गया यहाँ पे A, B, यहाँ हो गया P। ये A दिया है 40 अंश। कितना दिया है? 40 अंश। और ये यहाँ पे दिया है आपको y अंश। ये y अंश दिया है। और यहाँ पे बाहर को दिया है आपको 70 अंश। बाहर को दिया है 70 अंश। और यहाँ पे दिया है C है। और यहाँ पे दिया है x अंश। यहाँ पे दिया है x अंश। ठीक है, अब इसमें इस प्रश्न में कह रहा है कि चित्र को देखिए और आपको x और y का मान निकालना है। तो देखिए x है हमारा यहाँ पर, मतलब ये इस x का मान, इस नोट का मान निकालना है। ठीक है, और y कह रहा है तो y यहाँ पे इस y का मान निकालना है। अब देखिए क्या करेंगे हम, कैसे लगाएंगे इसे। देखिए ये बाहर कितने का है? 70 अंश का है। और यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है हमारा? y। यहाँ पे ये जो बाहर हो रहा है हमारा कितने का है? 70 अंश का है। और ये क्या पूछ रहा है हमें? y। यदि हम देखिए यहाँ पे बाहर और इस अंतर को y दोनों को मिला देंगे तो एक रैखिक युग्म बनेगा। इस बाहर 70 अंश और इस y को हम पूरा मिला दें तो एक रैखिक युग्म बनेगा। और यदि एक रैखिक युग्म बन रहा है तो रैखिक युग्म कितने अंश का होता है? यदि रैखिक युग्म बन रहा है तो रैखिक युग्म कितने अंश का होता है? जानते हैं आप कितने अंश का होता है? 180 अंश का। 180 में से इस हम 70 को घटा देंगे प्रक्षातिक करके तो y का मान निकल जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा? y अंश प्लस 70 अंश बराबर 180। y अंश प्लस 70 अंश बराबर 180 अंश। कैसे हुआ? रैखिक युग्म से। कैसे हुआ? रैखिक युग्म से। तो y अंश बराबर क्या हो जाएगा हमारा? y का मान निकालना है तो यही रहने देंगे। 70 को 80 में से घटा दीजिए, 75 करेंगे तो प्लस 70 है, उधर जाएगा तो माइनस 70 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 180 अंश
0 5 150 प्लस कोण सी बराबर 180 हुआ। तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 150 को हटा दीजिए, हो जाएगा 180 अंश माइनस 150 अंश। तो कोण सी बराबर दिख रहा है, तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे यहाँ से तो 30 अंश। कोण सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 30 अंश। ठीक है, देख लीजिए ये हो गया 40 और यहाँ पे हमें y का मान निकाला था कितना 110 और अभी ये c हमने कितना निकाल लिया 30। जोड़ दीजिए 0 4 1 5 5 3 8 180 हो रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो a का मान हमने रखा 40 जो पहले से दिया है और यहाँ पे y हमने b का मान निकाला है 110 यहाँ से और फिर c का मान अभी हमने निकाला है यहाँ पे 30 अंश। तो हमने यदि तीनों को जोड़ा तो 180 हो रहा है, मतलब ये हमारा जो आया है मान क्या है सही है। अब देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, इस x का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे यदि हम इस जो भी हमने त्रिभुज के अंदर c निकाला है और इस x को इस तरह से मिला दें तो फिर से एक रैखिक रूप यहाँ पे बनेगा 180 अंश का। अब इस 180 अंश से यहाँ पे c हमने ये क्या निकाला कितने अंश का 30 अंश का। तो घटा देंगे 180 में से 30 को तो ये x का मान निकल जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं क्या x अंश प्लस 30 अंश बराबर 100, ये चित्र है आपका 180 अंश। x अंश प्लस 30 अंश बराबर 180 अंश। कैसे हुआ रैखिक रूप से, कैसे हुआ रैखिक रूप से। तो x अंश बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश माइनस 30 अंश। तो x अंश बराबर घटा दीजिए, इसको घटाएंगे 0 8 में से 3 जाएगा 5 150 अंश। x का मान कितना आ गया आपका 150 अंश। यहाँ पे x का मान कितना आ गया 150 अंश और y का मान यहाँ पे आ गया आपका 110 अंश। फिर से देख लीजिए एक त्रिभुज दिया है a b c, जिसमें यहाँ त्रिभुज के अंदर हमें y का मान पूछ रहा है और त्रिभुज के बाहर हमें यहाँ पे x का मान पूछ रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो y है उसके पास एक बाह्य दिया हुआ है, 70 अंश का एक बाह्य दिया हुआ है। तो जब हम इस y और इस बाह्य को मिला रहे हैं इस तरह से तो यहाँ पे एक रैखिक रूप बन रहा है। तो हमने क्या किया दोनों को जोड़ दिया, तो ये हो गया y प्लस 70 अंश बराबर 180 अंश। फिर y का मान हमें निकालना था तो y अंश बराबर यही पे रहने दिया। फिर इस 70 को इधर 75 कर दिए तो ये प्लस में था माइनस में हो गया। तो 180 अंश माइनस 70 किया हमने तो y अंश बराबर आ गया 110 अंश। अब देखिए त्रिभुज ABC में क्योंकि यहाँ पे यदि हमें c का मान निकाल लें इस रैखिक रूप से x का मान निकल जाएगा। तो हम सबसे पहले c का मान निकालते हैं। तो त्रिभुज ABC में a का मान कितना 40 अंश दिया है, b का मान हमने यहाँ पे भी y निकाल लिया है 110 अंश और c का मान निकालना है ये ऐसे ही रहेगा बराबर 180 अंश। त्रिभुज के कोण योग नियम से, कोण योग नियम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 अंश। तो ये हो गया। अब देखिए जोड़ दीजिए 110 प्लस 40 150 अंश, 110 प्लस 40 150 अंश प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 150 को घटा देंगे 30 अंश। अब देखिए यहाँ पे c का मान आ गया 30 अंश। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यदि x और 30 ये x बाहर कोण है और यहीं पे ये जो c है हमारा त्रिभुज के अंदर है अंदर कोण। तो x और जो हमारा ये 30 अंश आया है उसको हम मिला रहे हैं तो एक रैखिक रूप बन रहा है। तो क्या हो जाएगा x अंश प्लस 30 अंश बराबर 180 अंश रैखिक रूप से। तो x का मान निकालना है तो x अंश बराबर 180 अंश माइनस 30 अंश। तो x अंश बराबर घटा दिया हमने 150 अंश। देख लीजिए आसान से है, एकदम आसान सवाल है, लग जाना चाहिए।
कि 7वां प्रश्न कह रहा है कि क्या निम्नलिखित मापें, इसमें माप दिया हुआ है नीचे, निम्नलिखित मापें किसी त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में हो सकती हैं। तो देखिए हमने आपको एक प्रमेय पढ़ाया था, पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज की भुजाओं का माप दिया हुआ है यहाँ पर, त्रिभुज की भुजाएं ये हो सकती हैं या नहीं। तो हमने आपको एक पाइथागोरस प्रमेय बताया था कि किसी त्रिभुज की कर्ण, समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। और जो कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, जो कर्ण होती है क्या होती है, वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न है, यदि वो जो सबसे बड़ा माप है, यदि उसका वर्ग करें हम और दो जो और माप दिए हैं उन दोनों का वर्ग करके जोड़े, यदि दोनों बराबर हो रहा है तब ये क्या होगा, त्रिभुज की माप हो सकती है। क्या करेंगे हम कि जो सबसे बड़ी माप है उसका वर्ग करेंगे और उसके बाद जो दो माप और बचे हैं उन दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे। यदि दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं तो क्या होगा, त्रिभुज का ये माप भुजा हो सकता है। जैसे देखिए प्रश्न नंबर 7 है, ये प्रश्न नंबर 7 है और इसमें पहला है आपका 2 3 6, 2 है 3 है 6 है। तो अब हमें ये बताना है कि ये जो 2 3 6 है किसी त्रिभुज की भुजा की माप हो सकती है या नहीं, किसी त्रिभुज की भुजा की माप हो सकती है या नहीं। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या है इसमें 6 और ये हो गया आपका जो छोटी भुजा। तो इस 6 का वर्ग करेंगे हम और इन दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे। यदि दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या होगा आपका, ये त्रिभुज की माप है, भुजा की माप है। यदि बराबर नहीं होगा तो त्रिभुज की माप ये नहीं हो सकती है, त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकती है। क्या करोगे, तो आप जानते हैं कि जो कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम हल करेंगे इसे कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब जो कर्ण होती है क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 का वर्ग बराबर लंब, इसमें से आप कुछ भी मान सकते हैं। लंब मान लेते हैं 2, आधार मान लेते हैं 3। तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग मतलब 6 गुणे 6 बराबर 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3। तो 6 का वर्ग करेंगे 36 बराबर 4 प्लस 9। अब देखिए 3 3 के 9, 2 2 4, तो ये 36 बराबर 9 4 13।
अब आगे देखिए दूसरा माप क्या दिया है। दूसरा माप क्या दिया है हमें देख लीजिए। इसी का सामने का दूसरा है 4 सेंटीमीटर में है तो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब इसमें भी हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है कि किसी समकोण त्रिभुज के कोण का वर्ग शेष दो भुजाओं मतलब लंब और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। कोण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे कोण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसमें हमारा सबसे बड़ा क्या है 5 है, तो 5 का वर्ग बराबर लंब यहाँ पे मान लीजिए 4 का वर्ग प्लस आधार हो गया 3 का वर्ग। अब देखिए 5 का वर्ग करेंगे 5 गुणे 5 बराबर 4 का वर्ग करेंगे 4 गुणे 4 प्लस 3 का वर्ग करेंगे 3 गुणे 3। तो क्या हो जाएगा 5 का वर्ग करेंगे 25, 5 गुणे 5 25 बराबर 4 गुणे 4 16 और 3 तरीके 9, तो 25 बराबर 16 9 25। अब देखिए यहाँ पे जो कोण का वर्ग है लंब और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर है। लंब और आधार के वर्ग किया हमने और उसके योग के बराबर हो रहा है ये। तो ये क्या है, ये त्रिभुज की भुजा माप हो सकती है। ये जो हमारा माप दिया है 4 5 3 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये त्रिभुज के भुजा की माप हो सकती है। यही था कि क्या ये त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कि हाँ ये त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। ये आपके प्रश्न में ही दिया है, यदि ये बराबर हो गया तब तो भुजाएं हो सकती हैं, यदि बराबर नहीं हुआ तब ये भुजाएं त्रिभुज की नहीं हो सकती हैं। देख लीजिए ये बराबर है, अभी इसके पहले हमने लगाया जाता था जो वो बराबर नहीं था। यहाँ पे ये से क्या मतलब है, ये तीन भुजाओं से मतलब है। ये त्रिभुज की माप हो सकती है तो 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तो ये इससे हम कोई त्रिभुज बना सकते हैं। हो गया, मिटा दे रहे हैं। आगे देखिए तीसरा इसमें क्या दिया है। अब देखिए क्या हो रहा है, भुजा की नाम क्या दिया है तीसरा 12 5 13 12 5 13 ये माप दिया। अब इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय, कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए कोण सबसे बड़ी भुजा होती है, तीनों में सबसे बड़ा क्या है 13,
बराबर हुआ। अब देखिए ये भी क्या किसी त्रिभुज की माप हो सकती है, तो ये भुजाएं भी आपके त्रिभुज की माप हो सकती है। इसको भी हम लिख लेंगे कि ये भी त्रिभुज की माप हो सकती है, जैसे पहले वाले में लिखे थे। ठीक है, बराबर है आपका कोण का वर्ग लंब और आधार के योगफल के बराबर है। लगाइए जरा इसे जल्दी से। आगे देखिए तीसरा क्या दिया है, तीसरा ही चौथा, इसी में चौथा क्या दिया है, तीसरा था का चौथा देखिए। भुजा क्या दिया है 7, 15, 22, 7, 15, 22 ये दिया है आपको 7, 15, 22। अब इसमें हमें क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। इन तीनों मापों में क्या हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। क्या हो गया, कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हो गया हमारा सूत्र, कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए कोण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सबसे बड़ा क्या है 22, तो 22 का वर्ग बराबर लंब मान लीजिए 7 ही रख दीजिए, 7 का वर्ग प्लस आधार हो गया हमारा 15 का वर्ग। अब देखिए 22 का 22 में क्या करेंगे, तो 22 का वर्ग हो जाएगा 22 गुणे 22 बराबर 7 गुणे 7 प्लस 15 गुणे 15, इस तरह से हो जाएगा ये। अब 22 में 22 का गुणा करेंगे कितना है, गुणा करके लिखना है, तो देखिए 2 गुना 4, 2 गुना 4, फिर 2 गुना 4, 4, ये हो जाएगा 4, 8, 4, 484, 484 बराबर 7 में 7 का गुणा करेंगे 49 प्लस 15 का गुणा करेंगे 15 गुणे 15 क्या हो जाएगा 5 में 25, 2 5 का 5 2 7 5 1 देखिए 5 7 5 12 225 225। अब जोड़ दीजिए दोनों, जोड़िए देखिए 484 हो रहा है कि नहीं, बराबर यदि हुआ तभी तो ये भुजाएं होगी त्रिभुज की। ये हो गया 484 बराबर, जोड़िए 9 5 14, फिर 4 2 6 6 1 7 और 2, ये बराबर ही नहीं हुआ, ये बराबर नहीं हुआ हमारा 274 ही रह गया। तो ये क्या त्रिभुज की भुजा हो सकती है, तो नहीं हो सकती, ये त्रिभुज की माप नहीं हो सकती। लगाइएगा इसे जरा जल्दी से। हो गया सबका।
मिटा रहे हैं, देखिए देखिए आगे करा के दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी की भुजाएं क्रमशः बढ़ाई गई हैं, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एबीसी की भुजाओं को बढ़ाया गया है, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पे करना है। तो देखिए पहले प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 है ये आपका, और चित्र इधर बना है पहले। एक्स हो गया, बी, यहाँ पे जेड दिया है, यहाँ पे सी दिया है, यहाँ पे वाई है, ए है, देखिए देखिए पहला क्या है, पहला कह रहा है कि कोण ACX बराबर कोण CAB प्लस, और यहाँ पे खाली स्थान है, ठीक है। कह रहा है कि कोण ACX, और देखिए ACX है कहाँ, ACX मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण कह रहा है कि किसके बराबर होगा, देखिए कोण ACX बराबर CAB, देखिए CAB, यहाँ पे A में जो कोण बनता है अंदर CAB प्लस, अब क्या होगा, अभी इसके पहले आपने पढ़ा था कि त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के अंदर के सामने के दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। बाह्य कोण त्रिभुज के अंदर के सामने के दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, CAB प्लस क्या हो जाएगा, CBA हो जाएगा, यहाँ पे भी एक कोण बनेगा, CBA हो जाएगा, तो लिख सकते हैं CBA या ABC भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका कि कोण BAY बराबर, देखिए कोण BAY, अब कोण BAY ये वाला, ये यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है BAY, देखिए ये किसके योगफल के बराबर होगा, कोण ABC, यहाँ पे जो कोण है तो कोण ABC और प्लस क्या हो जाएगा आपका, कोण AC, कोण AC सामने के जो कोण है तो इसके योगफल के बराबर हो जाएगा। अब है आपका तीसरा प्रश्न कि कोण CBZ बराबर, और देखिए CBZ कहाँ है, कोण CBZ, देखिए ये कोण है CBZ। अब देखिए कि ये इसके सामने के अंदर के दो कोण कौन से होंगे, इसके सामने के अंदर के दो कोण कौन से होंगे, ये वाला और ये वाला, BAC और ACB, कोण BAC प्लस कोण ACB, ये हो गया आपका। देखिए इसमें आपका दो प्रश्न और बच गया है,
जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए 2 प्रश्न और बच गया है जिसको हम अगले वीडियो में करेंगे। इतना इसमें आज हो गया है आपका, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स के साथ साथ रिवीजन भी होता रहे। नोट्स के साथ साथ आपका रिवीजन भी होते रहना चाहिए। बाय बच्चों।